तो तीन ताल सुन रहे हैं आप, आखिरी हिस्सा है ये। तीन तालियों की चिट्ठी का समय है और पहली टिप्पणी सनी कुमार की छपरा से आई है। छोटी सी टिप्पणी। देख रहे हो विनोद, जब ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तब डेट बताया जा रहा है। भाई RAC लेके आ जाओ, आपके बिना मजा नहीं आएगा। हाँ, हवा हो। देखिए अब कैसे जुगाड़ होगा, कुछ करिए। तो मैं माफी चाहता हूँ कि देरी तो हुई बताने में, पर आइए। नहीं मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा। तत्काल में देखिएगा, नहीं तो। अगली चिट्ठी जबलपुर मध्य प्रदेश से आयुष की है। आयुष यादव। ताऊ बाबा और सरदार को जय हो। मेरा नाम आयुष है, मैं जबलपुर में रहता हूँ और अक्सर आप लोगों को साइकिल चलाते हुए सुनता हूँ। मैं शाम के वक्त किनारे किनारे अंदर के रास्तों से साइकिल चलाता हूँ और पॉडकास्ट सुनने के कारण अक्सर मुस्कुराता हुआ पाया जाता हूँ। शायद बाकी राहगीर लोग मुझे रोज़ाना मुस्कुराते देखकर सोचते होंगे इसका थोड़ा ढीला है। बहरहाल स्पॉटिफाई पर रिलीज़ होते ही मैं तीन ताल डाउनलोड करता हूँ, फिर अगले 3-4 दिनों में आराम से सुनता हूँ, लगभग आधे आधे घंटे के चंक्स में बांटकर। एक दिन शायद विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं साइकिल चलाते हुए ही तीन ताल सुन रहा था। फिर ताऊ ने जो साइकिल चलाने वालों की बेइज्जती की है, उसके बाद पैडल मारते नहीं बन रहा था। मन कर रहा था कि वहीं कहीं साइकिल छोड़कर पैदल घर चला जाऊं। जोक सपाट, आप लोग मेरे डेली रूटीन का हिस्सा हैं और आप तीनों मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैं जब तब लोगों को तीन ताल रेकमेंड कर देता हूं, और आराम से नहीं, बहुत ज़ोर से रेकमेंड करता हूं। चूँकि मैं सरदार और इनके काम से बहुत पहले से परिचित हूँ, इसलिए मुझे तीन ताल की खबर बहुत पहले से थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना मज़ेदार और मारक कंटेंट है। दरअसल मैंने पॉडकास्ट कभी सुने ही नहीं थे। मुझे नहीं पता था कि कोई मैनुअल काम करते हुए भी कंटेंट कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन अब हमको ये ख़जाना मिल गया है। इसलिए अब पॉडकास्ट और ख़ासकर तीन ताल मेरे जीवन का बेहतरीन हिस्सा बन चुके हैं। मुझे सलोनी गौड़ के कारण तीन ताल सुनने का चुनना काटा। सलोनी ने किसी दूसरे पॉडकास्ट में तीन ताल का जिक्र किया था और वो बात मेरे मन में अटकी रह गई। मैं आप लोगों को अपने पहले तीन ताल का अनुभव बता देता हूँ। हुआ यूँ कि अपन महाराष्ट्र में घूम रहे थे और उस्मानाबाद, अब धाराशिव में हमको एक दोस्त के घर जाना था। उसके घर जाने के क्रम में अपन मुंबई से पुणे जा रहे थे, तो अपन शेयर्ड कैब में बैठकर सड़क मार्ग से जा रहे थे। ऐसे सफ़र को लेकर मैं हमेशा उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि रास्ते में आने वाले नज़ारे मुझे रोमांचित करते हैं। लेकिन भैया हमको नहीं पता था कि मुंबई एक ब्लैक होल है। हम पुणे के लिए निकल तो गए थे, पर मुंबई से निकल ही नहीं पा रहे थे। माया नगरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वही सड़कें, इमारतें, लोग और गाड़ियाँ। तो अपन हो गए अच्छे खासे बोर और अपन ने निकाल लिया अपना फ़ोन। लेकिन फ़ोन में वीडियो देखने लायक बैटरी नहीं बची थी, पावर बैंक था नहीं अपने पास, और सुनने में आया कि सफ़र 4-5 घंटे का और बाकी है। तो हमने इंजीनियर बुद्धि से ऑप्टिमाइजेशन लगाते हुए सोचा कि ऐसे में पॉडकास्ट सुनना ही उचित होगा। तभी हमने सलोनी से पूछ लिया कि कौन सा तीन ताल का एपिसोड सुनना चाहिए। तो सलोनी ने एपिसोड 71 सुनने के लिए कहा, जिसमें मानस पाठ और महाराष्ट्र के भोजन की बात हुई थी। बहुत सही। फिर क्या था, आप लोगों की बातों की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि अपन मुंबई नामक ब्लैक होल से कब निकले पता ही नहीं चला। जब चेतना लौटी तो मालूम हुआ कि बारिश हो रही है। हम खूबसूरत पहाड़ियों में ट्रैवल करते हुए लोनावला तक आ चुके थे, और कोइंसिडेंस देखिए कि महाराष्ट्र में ट्रैवल करते हुए महाराष्ट्र के खाने पर बात चल रही थी। फिर तो क्या फील आई है, विद्या कसम, उस दिन से आपका डेडिकेटेड लिसनर हूँ। जीवन में जब भी बिजी हो जाता हूँ और तीन ताल मिस होने लगता है तो खुद को कटघरे में खड़ा पाता हूँ। खुद से सवाल पूछता हूँ कि ये क्या चल रहा है लाइफ में, क्योंकि तीन ताल मेरे जीवन में फुर्सत का एक पैमाना भी है। खुद को हमेशा याद दिलाता हूँ कि बेटा, जीवन में इतना बिजी नहीं होना है कि तीन ताल न सुन पाओ। क्या बहुत सही। सूचित हो कि आप लोगों की बातों से कई दफ़ा असहमत भी होता हूँ, लेकिन जानता हूँ कि इस कम्युनिटी में असहमति के लिए बहुत जगह है। इसलिए मैं मुस्कुराते हुए साइकिल पर अतिरिक्त पैडल मारकर अपनी असहमति व्यक्त कर लेता हूँ। बाकी आप लोग गजब मचाए हुए हैं, ऐसे ही मचाते रहिए और हम लोगों को पकड़ पकड़ कर हम तीन ताल सुनवाते रहेंगे। इस चिट्ठी को 98वें एपिसोड में शामिल कीजिएगा, क्योंकि हम 98 की पैदाइश हैं। बहुत सही। आप तीनों की, तीन ताल की और तीन तालियों की जय हो। जबलपुर मध्य प्रदेश से जय हो। इंजीनियर आयुष, बहुत सही। और एक बात और यहाँ पे बोल दें कि असहमति वाली चीज़ें भी लिखकर भेज दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि किस बात से
आप हमारे किसी काम से असहमत हैं तो हमारे विचारों से हैं तब तो खैर कोई बात नहीं, होना ही चाहिए। किसी काम से कहीं पे कुछ आपको कोई चेंज चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। और महाराष्ट्र में आपने अपनी मरती हुई बैटरी के चलते सुना 3 ताल, बाकी सुनने वालों को इसी मौके पे कह दूं कि देखिए वीडियो चलाते हैं, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ जाता है, बैटरी नहीं जाती यार, रील देख के जिंदगी आपका बर्बाद कर इंटरनेट ली भी जाता है और आपका टाइम भी यूं ही ज़ाया होता है। आप कुछ कर भी नहीं पाते, बैठ के टू 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 करते रहते हैं। बहुत बढ़िया है कि आप 3 ताल ही नहीं, हमारे और भी पॉडकास्ट हैं और हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग दुनिया में पॉडकास्ट बनाते हैं, उनको भी सुनिए। आप कुछ करते रहेंगे, यात्रा करते रहेंगे, ड्राइविंग करते रहेंगे, खाना बनाते रहेंगे, लेटे रहेंगे, जो भी करते रहेंगे, आप कुछ और कर सकते हैं और सुन सकते हैं। बैटरी भी बचाइए और बैंडविड्थ बचाइए, डेटा बचाइए। और आयुष, चूंकि मैं इनको पहले से जानता हूँ, ये खुद कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में है, अपना यूट्यूब चैनल वगैरह चलाते हैं। तो आयुष, अगली बार जब आप चिट्ठी लिखें तो कुछ सुझाव भी दीजिएगा हमें। अभी तो आपने अपना तजुर्बा बताया, कुछ सलाह मशवरा भी अगर आप देंगे तो बढ़िया लगेगा। चिट्ठियाँ लिखते रहिए, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगेगा। बहुत बढ़िया। अगली चिट्ठी एनोनिमस है। उन्होंने लिखा है, कुलदीप जी, आप मुझे शेना के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जो कि गरुड़ को संस्कृत में कहते हैं। गरुड़ की लाइफ साइकिल के बारे में तो आपको पता होगा। खूब खूब बधाई इस अतरंगी प्रोग्राम के लिए, अवार्ड्स जीतने के लिए। पहली चिट्ठी भेजने के बाद काफ़ी दिनों बाद दूसरी चिट्ठी भेज रही हूँ। कई चिट्ठी, एक महिला की चिट्ठी है, कई चिट्ठी आधी लिखी हुई पड़ी हैं जो पूरी करके भेज नहीं पा रही थी। इस बार तो चिट्ठी भेजना बनता ही है। सबसे पहले तो थैंक यू पिछली चिट्ठी शामिल करने के लिए, और सॉरी भी कहना चाहूँगी क्योंकि पहली चिट्ठी काफ़ी सीरियस लिख डाली, जबकि 3 ताल एक कॉमेडी पॉडकास्ट है। क्या करूँ, कुछ बातें पुराने ज़ख्म खरोंच देती है। पर सच कहूँ तो अपनी बात आपसे शेयर करने के बाद मन काफ़ी हल्का हुआ। कुलदीप जी, आपने चिट्ठी इस तरह से पढ़ी जैसे आप मेरे मन की भावनाएं महसूस कर रहे हों। आप लोगों के रिस्पॉन्स से मैंने अपनापन महसूस किया और ख़ुद को मैंने चिट्ठियाँ लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। चलो, अब जब मन हल्का हो गया है तो मैं बताना चाहूँगी कि 3 ताल के साथ मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैंने न्यूज़ सुनने के लिए आज तक ऐप डाउनलोड किया था और सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने 3 ताल ही सुना। नाम से लगा था कि संगीत के बारे में होगा, पर फिर पहला एपिसोड ही इतना अलग और इंटरेस्टिंग लगा कि उसके बाद से कोई एपिसोड मिस नहीं किया। वैसे आपकी कई बातों से असहमत होते हुए भी सुनती हूँ क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे भी मिलते हैं कि आप तीनों को सुनने के बाद जीवन का एक अलग नज़रिया मालूम होता है। वैसे एक रूटीन बन गया है कि हर रोज़ घर के काम या खाना पकाते समय कान में ब्लूटूथ लगाकर मैं आज तक के सारे पॉडकास्ट सुन लेती हूँ। अब तो ऐसा हो गया है कि पॉडकास्ट सुने बगैर घर के काम करना भी अच्छा नहीं लगता। अभी अभी 95वां एपिसोड सुना। इस बार ये चिट्ठी किसी भी तरह रात में जागकर ख़त्म करके भेज रही हूँ और इसका श्रेय जाता है सलोनी जी को, जिनकी चिट्ठी सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि वो जो काम करती हैं वही मैं भी करती हूँ। मैं भी पेट बोर्डिंग करती हूँ। एक सलोनी जी हमारी लिसनर है जिनकी, उनकी। बस बिल्ली के साथ साथ कुत्तों को भी रखती हूँ। अब इंसान के साथ रहने से ज़्यादा जानवरों के साथ रहना अच्छा लगता है। शायद इंसानों का बर्ताव जानवरों से भी बदतर होने लगा है। वैसे बचपन से ही मुझे जानवरों से बहुत लगाव रहा है। अगर गाय या कुत्ता या बिल्ली रास्ते में दिख जाए तो उसे छुए बगैर मैं नहीं रह पाती। जीवन में कुछ दुखद घटनाएं होती हैं, उसमें पेट्स ही तनाव को दूर करते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए मैं इतनी बिजी हो जाती हूँ कि कोई ऐसा विचार करने का समय नहीं मिलता जिससे मन दुखी हो। मेरे पास 2 डॉग्स हैं और जब मुझे कहीं बाहर निकलना होता था तो मेरे पेट्स का ध्यान कौन रखेगा, इसकी चिंता बनी रहती थी। इसी में विचार आया कि मेरे जैसा प्रॉब्लम और लोगों के साथ भी होता होगा, तब मैंने ये काम शुरू किया। सॉरी, चिट्ठी लंबी हो गई है, पर इस टॉपिक पर मैं घंटों बात कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे मेरे टाइप के लोग मिलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप सबको अपनी बातों से बोर कर दूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि किसी दिन पालतू जानवरों के टॉपिक पर एक एपिसोड हो जाए और कमलेश जी भी अपने पेट के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास भी शिज़ू कई बार बोर्डिंग के लिए आए हैं, जिनकी तस्वीरें भेज रही हूँ। कुलदीप जी, आपके लिए बिल्लियों की फोटोज भेज रही हूँ। पुराने एपिसोड्स के टॉपिक्स पर लिखी हुई अधूरी चिट्ठियाँ भी जल्द पूरी करके भेजूंगी। धन्यवाद। बहुत खूब। शेना नाम इन्होंने अपना, एनोनिमस है शेना। हाँ, और इन्होंने अच्छा बात कही कि कभी पेट्स पे बातचीत करनी चाहिए। और ये 1-2 बार हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की है। हाँ, अब तो मैं भी क्वालिफाई करता हूँ। हाँ, खास करके अर्बन सेटअप्स में जब हम पेट्स को रखते हैं तो उसमें पेट्स कितने रहते हैं और हम कितने रहते हैं। और तो ये मतलब विषय बहुत कमाल का है चर्चा के लिए। और पेट्स की कैटेगरी में
लोग पक्षी भी रख रहे हैं, लोग और शेर चीता भी पाल रहे हैं। कुत्ता बिल्ली तो खैर पर्याप्त मात्रा में रहते ही हैं। 3 दिन पहले हमारी गाय ने बछड़ा दे दिया है, वो भी पेटे हैं। तो पेट्स के वांग्मय पे कभी चर्चा जरूर करेंगे। इन्होंने जो तस्वीरें भेजी हैं बताया दूं, उसमें 2 शित्जू एक दूसरे से गलबहियां करते नजर आ रहे हैं। बस अभी ये खत्म होते के साथ 3 ताल पहला काम हम ये सारी तस्वीरें देखने वाले हैं। और एक बिलौटा या बिल्ली भी हो सकती है, पर्दे से खिड़की से झांक रहा है बाहर। बहुत सुंदर तस्वीर है। अगली चिट्ठी कुमार की आई है टेक्सास अमेरिका से। त्रिमूर्ति को प्रणाम, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ क्योंकि आदतन बैकलॉग काफ़ी हो गया था जो अब क्लियर कर दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से मैं पॉडकास्ट में हुई चर्चा में कुछ तथ्यात्मक पहलू जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम एपिसोड 85 में आग पर हुई बातचीत के दौरान कैलिफोर्निया और आसपास के इलाकों में दावानल का जिक्र रहा। इसमें निश्चित ही क्लाइमेट चेंज के कारण अत्यधिक गर्मी और हवा में नमी की कमी की भूमिका है, किंतु इसमें बायोमास के कुप्रबंधन का भी योगदान है। इस इलाके की हवा और मिट्टी बायोमास के सड़न के लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ ऐसे कई पेड़ों की प्रजातियों का उद्भव हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जिनके जीवन चक्र में दावानल की एक अहम भूमिका होती है। आग से बूढ़े और मर चुके पेड़ों का नाश होता है, जिससे राख बनती है। ये राख पोषक तत्वों से भरपूर होती है और बारिश होने पर नमी को कैद रखने में सक्षम होती है। दूसरी तरफ क्योंकि इनके फल ठोस लकड़ी नुमा होते हैं, वो स्वयं बीज वितरित करने में अक्षम होते हैं। आग से इनमें एक विस्फोट होता है, जिससे इनके बीज दूर तक उड़ते हुए नरम राख में दब जाते हैं। कई दशकों तक छोटे छोटे आग को बुझा दिया जाता रहा, जिससे जंगल की धरती पर बायोमास इकट्ठा होता रहा। अब जब इस इकट्ठे हुए बायोमास की मात्रा अत्यधिक हो गई है, तब छोटे से छोटा आग भी बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि उसके पास प्रचुर मात्रा में ईंधन उपलब्ध होता है। ऊपर से क्लाइमेट चेंज, कंगाली में आटा गीला, या कहें कि दावानल में जंगल सूखा। अब बात अच्छा था। अब बात मोशन सिकनेस से हुई उल्टियों की। ये भी इवोल्यूशन की ही देन है। शारीरिक स्ट्रेस, अत्यधिक खाना, नींद का अभाव आदि तो हैं ही उल्टियों की तीव्रता को बढ़ावा देने के कारणों में, परंतु मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। मानव का शरीर गति, वेलोसिटी बोध करने में असमर्थ होता है। वो सिर्फ एक्सीलरेशन यानी गति में हुए बदलाव को भांप सकता है। ये कान के भीतरी हिस्सों में मौजूद कुछ अंगों से होता है। गाड़ी में चलते समय हमें आसपास की चीजें चलती हुई दिखती हैं, किंतु हमारा भीतरी कान उसी अनुपात में एक्सीलरेशन नहीं भांप पाता। हवाई जहाज में इसका उल्टा होता है, जहाँ सब कुछ स्थिर दिखाई पड़ता है, परंतु टर्बुलेंस में काफ़ी एक्सीलरेशन का अनुभव होता है। इवोल्यूशन ने हमारे दिमाग को सिखाया है कि ये ऐसी कुछ जड़ी बूटियों को खाने से होता है जो कि मादक या जहरीली हैं। दृष्टिगत और अंदरूनी कान को अलग स्टिमुलस, जैसे खड़े खड़े चक्कर आना। तो त्वरित हल ये है कि शरीर इन्हें उल्टी के माध्यम से त्याग दे और आत्मरक्षा करे। कैंडी खाने से या मुंह में सिक्का रखने से मुंह चलते रहता है, जिससे कान का अंदरूनी हिस्सा भी चलते रहता है। क्षितिज को देखना ऐसी ही एक चीज है जो स्थिर है, गतिमान नहीं है। एविल या एलेग्रा खाने से नींद आती है, जिससे इंसान आंखें बंद कर लेता है। तो हर नुस्खे का सार यही है कि दृष्टिगत स्टिमुलस और अंदरूनी कान के बोध को एक समान कर दिया जाए। बस आज का प्रवचन यही समाप्त हुआ। अच्छे भले बकैती वाले माहौल में वैज्ञानिक गंध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका कुमार, टेक्सास। अरे भैया कुमार, आपने बहुत सही किया। हाँ। एक वैज्ञानिक पक्ष उसमें डाल दिया जो हम अंदाजे से बोल रहे थे। नहीं बिल्कुल, और अनुभव के आधार पे बोल रहे थे, चूंकि हम लोगों का पॉडकास्ट जो है वो अनुभव आधारित है, पर इस पे वैज्ञानिक पक्ष रखकर आपने अच्छा किया है। हमारे बहुत सुंदर इन्होंने समझाया बहुत अच्छा है। बहुत ही मतलब आप सोचिए, हमारी समझ में इजाफा किया, और मैं समझता हूँ कि जितने लोगों ने सुना है वो सब समझ जाएंगे। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चीज है कि आपने 1 मिनट में एक चिट्ठी पढ़ी और उस 1 मिनट में आप 2 विषयों को एकदम आत्मसात करके उठेंगे। वाह, बहुत सुंदर चिट्ठी कुमार भाई, आगे भी लिखते रहिए। बहुत अरसे के बाद आई आपकी ये चिट्ठी। अगली है आदित्य सौरभ की, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। बाबा, ताऊ और सरदार, जय हो। रात के 9 बजे हैं, कमरे में गर्मी है, सो बाहर निकलकर आसमान के नीचे चारपाई लगाकर लेटा हूँ। ऊपर देखा तो पाया कि बादलों ने सचमुच में चांद और तारों को ढक रखा है। उत्तर पूर्व दिशा से झींगुरों की एक सुर में आ रही आवाज ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कई शास्त्रीय नृत्यांगनाओं के नृत्य से उनके पैरों में बंधे घुंघरुओं के स्वर संवेद होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। चारपाई के बाईं ओर अमरूद का एक पेड़ है, जिसकी डाल पर बैठी एक चिड़िया उड़कर एक बार नीम की डाल पर बैठती है तो लौटकर फिर अमरूद पर आ जाती है।
दाईं ओर थोड़ी दूर पर कमरे में परिवार के कुछ जन टीवी पर न्यूज़ देख रहे हैं और इधर दुआरे पर बैठे कुत्ते दूसरे पुरवे से कुत्तों के भौंकने पर अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुके हैं। अब ऐसे समय में लेटा हुआ ख्याल मग्न हूं कि पत्र कई दिनों बाद लिख रहा हूं, सो क्या लिखूं। क्या बात है, क्या बात है। बीते एपिसोड में बाबा के नेतृत्व में उल्टी पर मौखिक महाकाव्य रचा गया। ऐसी ही शादी, विवाह, नातेदारी और रिश्तेदारी से जुड़े यात्रा के प्रसंगों में मेरे हिस्से भी उल्टी के कुछ किस्से हैं। उन्हीं में से एक, गर्मियों के दिन थे, मैं मम्मी के साथ मामा के घर गया था। बालपन से किशोरपन तक की अवस्था में गर्मियां मामा के घर ही बीतती थी। तो एक दिन नाना, नानी, मामा और भी कई लोग एक साथ कई नातेदारियों को निपटाने के भाव से पिकनिक पर निकले, तो हमको भी साथ ले गए। चूंकि महिलाएं और उम्रदराज लोग अधिक थे और आगे और बीच की सीट पर जगह नहीं थी, मैं और मामा जी पीछे की सीट पर सवार हुए, जहां पर दाएं और बाएं तरफ शीशा लगा हुआ था जो खुल नहीं सकता था। पीछे के गेट में भी शीशा लॉक था और बीच की सीट पर महिलाएं थीं। लगभग से 8-9 लोगों की सवारी के साथ गाड़ी आगे बढ़ी। गाड़ी के आगे बढ़ते ही मुझे आशंका हुई कि आज वापसी का गियर लग चुका है। दरअसल हवा कम लगने पर उल्टी की शिकायत अधिक रहती है। मैं प्रार्थना कर रहा था कि माहौल बनने से पहले गंतव्य पर पहुंच जाएं। सब कुछ ठीक चल रहा था। मामा बीच बीच में हमसे मौज लेते चल रहे थे। काहो सौरभ के याद आवत बा, बड़ा मुन्न मारे बैठा हा। यानी बड़े चुप बैठे। हाँ। मैं मामा को कैसे बताता कि एक बार घर से, यानी मौन। हाँ, मैं मामा को कैसे बताता कि एक बार घर से यात्रा करते समय इसी सीट पर बैठा था। उस दौरान ऐसा छीछा लेदर किया था कि तब से घर वाली गाड़ी में हमेशा आगे बैठता हूँ। आज इतनी मजबूरी में पीछे बैठा हूँ। गाड़ी 30 से 35 किलोमीटर चल चुकी थी और मैं ताज़ी हवा के बिन अकुलाहट से भरने लगा था और उस समय पता नहीं किस संकोचवश बोल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार गाड़ी गंतव्य से 300 मीटर दूर पर थी और मेरे अंदर का ज्वालामुखी फूट पड़ा और पदार्थ गले तक आ गए बहुवचन है। चेहरे के बदले हाव भाव देखकर मामा जी मुझसे पूछने लगे, का भय? मैं कुछ बोलने की अवस्था में नहीं था। सोचा पहुंच के उगल दूंगा, पर तभी एक विस्फोट और हुआ और सारे पदार्थ सामने ही बैठे मामा जी के शर्ट के खाली जेब में भर दिया। तब बिना संकोच के अनायास बोला, ल्या यह भय। ये टारगेट वाला बाबा ने एक बार डिस्क्राइब भी किया था पिछले एपिसोड में, बहुत धारा रेखित होकर के एकदम जो है। पहुंचते ही रोष भाव से भरे मामा जी और अपराध बोध से ग्रसित मैं दोनों ही नल देखकर उसी ओर भगे जा रहे थे। इधर थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है। 1-2 झींगुर अभी पायल झनका रहे हैं। टीवी वाले कमरे से न्यूज़ बंद हो चुका है। दुआरे पर कुत्ते भी भौंकना बंद कर हाल की अवस्था में पहुंच चुके हैं। मेरे बगल में 3-4 चारपाई लग चुकी है। सबके साथ अब हम भी निद्रासन में जाने को तैयार हैं। जय हो आदित्य सौरभ, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। बहुत सुंदर गुरु। क्या चिट्ठी लिखी है। ओ भाई साहब, और कैसे इनकी पहले आई है चिट्ठी। हाँ, आई है पहले इनकी चिट्ठी। इन्होंने वीव किया है उसको एक कथा की तरह। बहुत सुंदर जो क्राफ्ट है ना कि, और अक्सर मतलब मुझे ये शैली बहुत पसंद आती है कि आप आज की कोई बात कर रहे हैं और इस आज की बात में आप फिर किसी को रिकॉल करते हैं। और फिर आज पे आए। मैं सुबह आज नहाते हुए एक ऐसी ही कथा अपने दिमाग में बना रहा था और सोच रहा था कि उसको अगर मैं कभी लिखूंगा तो वो कितना विचित्र होगा। वो कथा थी खस पे। खैर सुनाने नहीं बैठा हूँ अभी, लेकिन ये कथात्मक शैली जो है ना पत्र लिखने की, बहुत सुंदर है। वापस उन्हीं झुंगरों, कुकरों और घर चारपाइयों के पास ये चिड़िया जो अमरूद और नीम के डाल पे आना जाना कर रही है, इसकी वाचालता देखिए कि पत्तियों के बड़े और छोटे होने के हिसाब से अपना विन्यास तय कर रही है। कभी छोटी पत्तियों के झुरमुटे में जाती है, कभी बड़ी पत्तियों की छांव में आती है। बहुत सुंदर पत्र, बहुत बढ़िया। और आदित्य भाई, अगली बार कभी ट्विटर स्पेस में भी आइए, अवधि में बतियाया जाएगा। मतलब मुझे याद नहीं, आप पहले आए भी हो सकता है पर याद नहीं है। तो बुधवार को जो हम लोग रात में 9 बजे ट्विटर स्पेस करते हैं उसमें आइए। अगली आखिरी चिट्ठी आज की, दीक्षा मालवीय, इलाहाबाद वाली, ऐसे इन्होंने लिखा है। मैं दीक्षा मालवीय ग्रेटर एनसीआर के एक डेवलपिंग इलाके भिवाड़ी राजस्थान में रहती हूँ। पेशे से एक R&D इंजीनियर हूँ, जिसे हमेशा लगता है कि सब उसे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक दिन भेद खुल जाएगा कि इसे कुछ नहीं आता। ओह, वेलकम टू द क्लब। मैंने 3 ताल 29 मई से सुनना शुरू किया था। सारे एपिसोड्स बिंज लिसनिंग के बाद अब मैसेज कर रही हूँ। हमारे गृह जनपद में गंगा जी का जल स्तर बढ़ना भी एक खास उत्सव होता है।
गंगा जी इज एन इमोशन, हर हर गंगे। बाबा ने गेस कर लिया होगा, हम सारे वाद विवादों के सुप्रीम ब्रैकेट में हाई इलाहाबाद से हैं। हमें एंटी नेशनल ना समझा जाए, हम तो बस इलाहाबाद के आशिक हैं। मतलब ये प्रयागराज नहीं कह रही, इसलिए इलाहाबाद। आशिकी का आलम यह था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्व नाम की पुनर्स्थापना का समाचार देखने के बाद हमने सबसे पहले पासपोर्ट की वेबसाइट पर जा कर के इलाहाबाद के नाम के साथ वाले पते का पासपोर्ट बनवाया। गुरु, इससे पहले मोदी जी अपना मुहर लगवाएं, हम अपना पता पक्का कर लिए। आपका शो एवरग्रीन है। सारे एपिसोड्स ख़त्म करने के बाद हमने रिकैप शुरू कर दिया है। अब रात को 45 मिनट टाइमर लगा के बढ़िया बातें सुनते हुए सोते हैं। न ऑफिस की पंचायत याद आती है, न पिछले जन्म के पेंडिंग कामों की चिंता होती है। ऐसा लगता है कोई गर्मी की छुट्टी वाली रात है, नानी की घर का छत है जिस पर हम बैठे हैं, और नीचे बरामदे में नानी की मंडली गांव देहात से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी सबको एक ही तराजू में रखकर तौल रही है। टाइम ट्रेवल करते हो आप लोग। जय हो जय हो जय हो। दीक्षा मालवीय, इलाहाबाद वाली। क्या बात है। और दीक्षा स्वयं इतना दीक्षित हो करके संदेह में क्यों है? हाँ ना, ये कमाल की चीज है कि और जो आपका पीपल आर ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स। मेरे साथ ये समस्या रही है। इतने साल से मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि मैं जानता हूँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता और एक दिन एक्सपोज हो जाऊंगा कि मैं कुछ नहीं जानता। ये डर हमेशा मेरे मन में रहता है कि मैं कितना कुछ जानता ही नहीं हूँ। हाँ, मतलब और मैं किए जा रहा हूँ काम। दुनिया को 10% लोग जो चला रहे हैं वो सब इसी बोध से ग्रस्त हैं। तो आप नए अकेले नहीं है। तो मुझे दीक्षा मालवीय अकेली है, ना हम अकेले हैं। वेलकम टू द क्लब। हाँ, तो ये है, मुझे लगता है कि ये एक जो स्वयं पर होने वाली शंका है यही पुष्ट करती है कि आप सही दिशा में हैं और इसको लेके चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बात इलाहाबाद की, तो क्या ही कहा जाए, मतलब हम लोग बचपन से इलाहाबाद नापते रहे हैं और दिल्ली वालों को क्या समझ में आएगा इलाहाबाद क्या चीज़ है। इलाहाबाद पे कभी चर्चा करेंगे। हाँ, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये दिल आबाद करके खुद से क्यों बर्बाद रहते हो। गाली आएंगी। अच्छा, आखिर में सूचना दोहराने का वक्त है। कुछ और जो हमने कहा था, जो लोग आना चाहते हैं, जिन्होंने अब तक नाम नहीं भेजे हैं, तो कुछ लोगों ने हमें ईमेल और व्हाट्सएप पर बताया है कि वो आना चाहते हैं। कुशाग्र भाई और ऐसे और 2-4 नाम हैं। हमें चिट्ठियाँ आई हैं कि हमारा नाम आप बुक कर लीजिए। बाहर वाले लोगों से ज़्यादातर हमारी टीम के लोग संपर्क हैं जो दिल्ली एनसीआर के बाहर आ रहे हैं। पर अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप तो आ ही सकते हैं, पर बस नाम एक बार बता दीजिए तो थोड़ा सा हमें अंदाज़ा रहेगा। तो उसका भी तरीका वही है, या तो आप radio@aajtak.com पर ईमेल करके हमें बता दीजिए कि आप आ रहे हैं अपना नाम, या फिर आप व्हाट्सएप पर 9953332303 इस नंबर पर बता दीजिए, या अगर आप 3 तालियों के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं वहाँ बता दीजिए। हमें ट्विटर पर डीएम कर सकते हैं, वहाँ से भी पता चल जाएगा। अब बता दीजिए। 10 सितंबर वो तारीख है बाबा, और सुबह 11 बजे से 7 बजे तक ये हमारे ख्याल से 8 घंटे का एक पूरा कार्यक्रम है। तो 3 ताल जिन लोगों को शिकायत रहती है कि भाई 2 घंटे से 2 मिनट कम में खत्म हो गया, देख रहे हो विनोद, उनसे एक सारी कसर पूरी कर देंगे। आओ वह दिन 11 से 7। हाँ, 11 से 7 ले, अब ती आओ। बाज किस्म के कार्यक्रम हैं उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 3 ताल के अपने उस दिन के एपिसोड के रिकॉर्डिंग के अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी उस दिन साथ में हैं, और आपको सब की सब जो है रुचिकर लगेंगी, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि 3 ताल का तो मज़ा आप लेते रहे हैं, अपनी कोशिश ये है कि बाकी चीज़ों में और ज़्यादा आप आनंद लें। और हम भी आपके साथ समय बिताना चाहेंगे उस दिन। हाँ, तो हम कम से कम छुई के देख सके ना, कुछ बना इनका। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा नहीं क्या है, कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन वो एपिसोड आने 10 सितंबर के आने के पहले एक सरप्राइज और है, वो आएगा। घोषित नहीं करेंगे, पर वो आएगा, आपको मालूम चलेगा। चिट्ठियां भेजिएगा radio@aajtak.com पर, जो इस एपिसोड में बात हुई, radio@aajtak.com पर, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953323303। 98वां एपिसोड था ये बाबा, 98, 99 पूरे 100 आने वाले। अगले एपिसोड में मुलाकात होती है। जय हो।